नमस्कार दोस्तों, IBC 24 के मालवा डिजिटल में आप सभी का स्वागत है और आपका साथ में हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रवि हेमराज सिसोदिया। आज आपके लिए एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर कुछ चर्चा के लिए हम लोगों को साथ में जोड़ेंगे जो कि पूरे विश्व की समस्या है। समस्या तो क्या कहेंगे, एक प्रताड़ित व्यक्ति किस तरीके से प्रताड़ित होता है और फिर जब उसके ऊपर झूठे केस लादे जाते हैं तो फिर उसके आगे की क्या समस्याएं रहती हैं एक पुरुष को लेकर, वो बात करेंगे वाले हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हम बात क्या कर रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि आखिर हम आपको दिखाने क्या वाले हैं। दिखाने ये वाले हैं कि संस्था पौरुष, जो कि पुरुषों के अधिकार के लिए लड़ती है, वे महिलाएं जिनका पारिवारिक विवाद होता है और किन्हीं कारणों से 498 जैसी धाराएं, मारपीट जैसी धाराएं और परिवार के अन्य लोगों पर दुष्कर्म जैसी धाराएं लगने के बाद में फिर एक उस परिवार का क्या होता है, वो परिवार कैसे अपनी फाइट करता है। इंदौर का एकमात्र एक ऐसा, मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ पूरे देश में एक ऐसी संस्था होगी जो पुरुषों के हक के लिए लड़ती है। महिलाओं के हक के लिए तो आपने तमाम संस्थाएं देखी होंगी जो लड़ती हैं, लेकिन ये संस्था पौरुष है जो कि पुरुषों के हक के लिए लड़ती है। आप देखेंगे कि साफ तौर पर लिखा हुआ है एक बैनर पहनते हुए उत्तम स्वामी जी ने, जो कि कोच भी हैं हेल्थ एंड हैप्पीनेस क्लब के। उन्होंने लिखा है क्या पुरुषों के लिए कोई कानून होना चाहिए। ये साफ मांग है, नारी तुम लजाओ मत, झूठे केस मत लगाओ मत। ये संस्था पुरुष इंदौर है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं पत्नियों से प्रताड़ित हैं, सही कहीं ना कहीं उन्होंने झूठे केस इन पर लादे हैं और उसके बाद इनका पूरा परिवार जो है वो इस संकट से जूझ रहा है। हम बात करते हैं इस संस्था के जो अध्यक्ष हैं। आपका नाम बताएं और सबसे बड़ी बात कि इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद जी और क्यों बनाना पड़ा ये ऑर्गेनाइजेशन। रवि जी, मेरा नाम है अशोक दशोरा। मैं संस्था पौरुष का अध्यक्ष हूं और विगत करीब 10-12 सालों से मेंस राइट के लिए, पुरुषों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स है रूल नंबर 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये लिखा ज़रूर है, लेकिन आज तक इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन यानी समान कानून होगा स्त्री पुरुष के लिए और समान कानून के द्वारा संरक्षण किया जाएगा, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। जब एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ को उंगली पकड़ करके लेकर के जाता है कि मेरी पत्नी इसको मारती पीटती है, गाली देती है, दवाई नहीं देती है, तो थाने वाले उसको बेइज्जत करके भगा देते हैं कि इस बुढ़िया को लेकर के चला जाए यहाँ से, और अगर तेरी बीवी आ गई तो पूरे खानदान को बंद कर देंगे। तो पुरुष जब थाने पे जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो फिर इसका मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ तो रहा नहीं, स्त्री पुरुष के लिए कानून समान रहा नहीं। घरेलू हिंसा में 2005 में आया था, विदेशों से आयातित है, उसमें बहुत ही गंदे कानून बना दिए। उसमें यहाँ तक है कि अगर पत्नी अपने पति को घर से निकाल दे, अपने बॉयफ्रेंड को ला करके अपने घर रखे, बॉयफ्रेंड से बच्चा पैदा कर ले, तो बच्चे का भरण पोषण पति देगा। ये क्या, ये कानून है या मजाक है? तो इस तरह के क्या है कि यहाँ पर स्वतंत्रता का मायने हमेशा मर्यादित होता है। स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर हम भी हैं, सशक्तिकरण के पक्षधर हम भी हैं, लेकिन स्वतंत्रता जब स्वेच्छाचारिता, स्वच्छंदता, व्यभिचारिता बन जाती है तो वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। यहाँ स्त्री की स्वतंत्रता के नाम पर, सशक्तिकरण के नाम पर स्त्री को व्यभिचारी बनाया जा रहा है, उद्दंड बनाया जा रहा है, लंपट बनाया जा रहा है और उसको स्वेच्छाचारी बनाया जा रहा है। वो सोचती है कि मैं स्त्री हूँ तो कुछ भी करूँगी, और वो कुछ भी करूँगी की स्थिति आज ये हो गई है कि लड़के बेचारे जो है उनके साथ में वो संबंध बना लेती है, फिर उनके ऊपर रेप का मुकदमा दायर कर देती है। एक लड़की जो नेल पॉलिश खरीदने में 25 बार देखती है, लेकिन एक लड़के से संबंध बनाते समय उसको नहीं ध्यान होता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जहां माल लेने का मामला बिगड़ा उनका, जब तक लड़का पैसा देता रहा है तब तक तो वो उसकी है, जहां उसने पैसा देना बना किया दूसरे को पकड़ लिया और इस पे रेप लगा दिया। तो इस तरीके से 498A घरेलू हिंसा, रेप, छेड़छाड़, और इसके अलावा आजकल तो एक नई परंपरा भारत में कायम हो गई है। जब 498A अर्नेस्ट कुमार एंड अदर्स के सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन के बाद में अरेस्टी बंद हो गई, 41 का नोटिस देना ज़रूरी हो गया है, तो अब पुलिस ने षड्यंत्र करके महिलाओं को, जो पत्नियां होती है, उन पत्नियों को उकसा करके पति के खिलाफ रेप दर्ज करवाना चालू कर दिया। जबकि 370 IPC बोलती है कि पति के खिलाफ रेप नहीं लगेगा, लेकिन उसकी तोड़ के लिए पुलिस वालों ने 377 अननेचुरल सेक्स भी लगा दिया है। इस तरीके से मर्दों को परेशान किया जा रहा है। 1,54,000 मर्द प्रतिवर्ष आत्महत्या कर रहे हैं, जबकि महिला सिर्फ 26,000 है। बहुत एक बड़ी बात निकल कर आई है कि इस मानसिक प्रताड़ना के बाद जो पुरुषों की आत्महत्या के मामले हैं तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कुछ वैसे लोग जो इन सब प्रताड़नाओं के बीच सफ़र कर रहे हैं, जो उनका परिवार सफ़र कर रहा है, वो झेल रहे हैं इन सब चीज़ों को।
क्या भैया आपका नाम है, और सबसे बड़ी बात कि क्या किस तरीके की चीज़ों को आपको फेस करना पड़ रहा है? मेरा नाम सचिन कुमार है और हमें जो है जो महिला द्वारा जो हमारे मुझे मेरे और मेरे परिवार पर 498 है, घरेलू हिंसा 125 3, जिसमें मेंटेनेंस दिया जाता है महिला को। इस प्रकार के 3 केसेस का हमें सामना करना पड़ रहा है और जो है महिला जो है को पूर्ण रूप से छूट दी जाती है कानून द्वारा कि आप आइए और केस लगाइए और झूठे प्रकरण में लगा के भाग जाइए, और वो भाग जाती है, अनुपस्थिति चलती रहती है और प्रकरण चलता रहता है। और पुरुष के परिवार, मतलब जो उसके पति और पति का परिवार है, वो बेचारा जो है वो कोर्ट के चक्कर काटता रहता है। उसको कानून के द्वारा दी गई अनवांटेड जो जितनी भी वो हैं छूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कानून से बोला जाए कि कि महिला नहीं आ रही है, नहीं, महिला नहीं आ पाई है, वो किसी भी बहाना, कोई भी एक बहाना लगा देगी, वो नहीं आ पाएगी। इस प्रकार से डिले टैक्टिक्स जो है प्रकरण में यूज करके मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सभी प्रकार से पुरुषों का शोषण हो रहा है। कानून द्वारा खुद भी इस पर किसी प्रकार से विचार नहीं किया जा रहा, ना ही कोर्ट द्वारा और ना ही पुलिस द्वारा। पुलिस में जाते हैं, पुलिस में बोलते हैं कि अगर हम कोई भी आदमी गया कि भाई मेरी महिला ने मेरे को थप्पड़ मारा, मेरे खून निकल रहा है, मेरे दांत तोड़ दिए, मेरे को इतनी जोर से जो है लकड़ी से मारा, तो उसका किसी प्रकार से कोई मेडिकल नहीं करवाएगा, बोल देगा जाओ तुम चले जाओ। अभी वही महिला आई कि मेरे पति ने मेरे को मारा, तुरंत FIR दर्ज करी और उसको अंदर कर दिया। अंदर करने के बाद में जो है उसका तो पूरा का पूरा कैरियर, जो जिस पर पूरा उसका परिवार, उसकी माता पिता, भाई बहन सब लोग भरण पोषण करते हैं, जिस पे उस पर डिपेंड रहते हैं, वो सब लोग बेचारे जो है हैंडीकैप्ड बन जाते हैं जैसे ही उसके ऊपर जो है ये झूठे केसेस लगाए जाते हैं। और आप भी जुड़े हैं संस्था से। सबसे बड़ी बात है कि अधिकतर वे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक संघर्ष का सामना कर रहे हैं। ये तमाम वे लोग ही हैं जो संस्था पुरुष से जुड़े हुए हैं। क्या आपकी समस्या रही, क्या उसका अभी तक कोई निराकरण नहीं निकल पाया, या आपकी ओर से जब प्रयास किए गए तो क्या चीज़ें निकल कर आई? मेरी वाइफ ने भी मेरे ऊपर 2021 में 498 है घरेलू हिंसा और 125 का केस एक साथ ही पैकेज लगा दिया था। और मैं जब 2 साल हो गए जब से लगातार तारीख पर जा रहा हूँ, लेकिन हर बार जैसा वो अपन टीवी में देखते हैं मिलती है तो सिर्फ वहाँ पर तारीख पे तारीख, और मेरा भरण पोषण बांध दिया गया है बिना कुछ कारण के। और सबसे पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि जैसे ही मतलब आप लोगों पे कोई केस आता है, 498 होता है, तो कम से कम उसकी जांच तो करिए कि हो वाकई में जो स्त्री बोल रही है वो सही है कि भी नहीं। आप बिना सोचे बिना समझे पुरुष और उसके पूरे परिवार पे ये 498 है, 125 भरण पोषण सारे केस लाद देते हो घरेलू हिंसा जैसे। और हर बार जब भी हम कोर्ट में जाते हैं तो मिलती है सिर्फ तारीख पे तारीख, पूरा दिन खराब होता है, समय खराब होता है, किसी नहीं जा रहे हो। और कोई ये एक अकेले मामूली पुरुषों की समस्या नहीं है, पूरे भारतवर्ष में 3.5 से 4.5 करोड़ पुरुष इस समस्या से पीड़ित है। सब कहीं ना कहीं अपने स्तर पे आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं दबा दी जाती है। हर बार दिल्ली पे हम कई बार आंदोलन करते हैं, लेकिन सिर्फ सुनते हैं, पुलिस आ जाती है, वहाँ पर हमको प्रोटेक्शन देती है, लेकिन आगे हमारी कार्रवाई नहीं होती। आप क्या कहेंगे, आप क्यों जुड़े संस्था से और क्या आपकी मदद हो पाई, या फिर ये संस्था क्या कर रही है आप लोगों के लिए? सर मैं वसंत सोनी, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, यदि मर्द कमाता है तो वो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाता है, पूरे परिवार की, पत्नी की हर ज़रूरत पूरी करती है। किंतु जब वही महिला कमाने लगती है तो उसको जहाँ तक कि मर्द की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। वो चाहती है कि अब मेरे को मर्द की क्या ज़रूरत, बहुत बाज़ार में मर्द मिल जाते हैं मेरे को, तो अब मेरे को क्या ज़रूरत है। ऐसा कोई कानून नहीं है। मैं कितनी थानों में गया अपनी कंप्लेंट लेके कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी पत्नी मेरा कहाँ नहीं मानती है, बाज़ार में कहीं भी किसी से भी अनैतिक संबंध बना लेती है, और मेरे पास प्रूफ भी है उसके, किंतु कोई भी सुनवाई नहीं। ऐसा कोई कानून नहीं। एक कानून था पक्ष में पुरुषों के, वो कानून भी हटा दिया गया। वर्तमान में कोई सुनवाई नहीं है। व्यक्ति भटकता रहा है, मर जाए, सुसाइड कर ले, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है मर्द के लिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। स्वामी जी, आपके पास मैं आता हूँ, और सबसे बड़ी बात तो ये जिस तरीके से चीज़ें निकल कर आई हैं कि 94,000 से ज़्यादा इस तरीके से जो लोग केस झेलते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। आप लगातार हैप्पीनेस क्लब चलाते हैं, क्या देख रहे हैं समाज की दिशा में जा रहा है और ये सब चीज़ें क्यों निकल कर आ रही हैं? हाँ, मैं इंटरनेशनल लेवल पर हैप्पीनेस के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आजकल ये विचार आने लगा क्योंकि हैप्पीनेस तो मनुष्यों के लिए खुशी होना चाहिए। मैं जानवरों की
संवेदनशीलता ज़्यादा होने के कारण जानवरों के अधिकारों के लिए भी काम कर रहा था, लेकिन अभी मैं महसूस करने लगा हूँ कि जानवरों के अधिकार के लिए तो हम चिंतित हैं, अच्छी बात है, लेकिन पुरुषों की दशा जानवरों से पूरी हो गई है। और मैंने जब हैप्पीनेस क्लब में मैंने देखा कई लोग सुसाइडल टेंडेंसी से जब मतलब आत्महत्या की प्रवृत्ति से ग्रस्त होकर आते हैं, तो कई प्रकरण में ऐसे देखता हूँ पुरुष। अभी ही मेरे पास एक सज्जन आया, ये बिल्कुल मेरा पुराना शिष्य है। ये ऐसी स्थिति में मैंने इसको देखा, बहुत अच्छी अवस्था में था, लेकिन पत्नी के द्वारा इतने प्रताड़ित हो गए कि ये जीवन में इनके कोई उमंग नहीं बची, मर जाने की भावना करते हैं। तो आत्महत्याएं जो इतनी ज़्यादा हो रही हैं, आए दिन रोज़ 2-3 अखबार एक्सीडेंट के से मरने वालों की सुनेंगे, 3-4-5 पत्नी या स्त्री कानूनों के शिकार होकर के आत्महत्या करने वालों के प्रकरण अखबार में पढ़ते हैं हम। उनके लिए हम जरा भी संवेदनशीलता नहीं रखते हैं। ये कहाँ न्याय हो रहा है? मतलब हम न्याय की मांग करते हैं, न्याय मतलब हम किसी सभ्य समाज में रह रहे हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। मैं जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं, पुरुष अधिकार की बात करेंगे तो उसकी हंसी उड़ाई जाती है। मीडिया ने ऐसा कर दिया कि पत्नी पीड़ित संगठन, ये हास्य का विषय नहीं है, बड़ा गंभीर संजीदा विषय है। अगर पुलिस के पास जाएंगे तो एकांगित सोच रखी जाती है, प्रिजुडाइज्ड होकर के पुरुष की सुनवाई नहीं करेगा, स्त्री की सुनवाई तुरंत की जाती है। जो मेरे साथियों ने कहा, मीडिया में भी अक्सर ऐसा होता ही है, कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाती चीज़ें। स्त्री के साथ जरा सा कुछ हो जाए हाईलाइट हो जाती है, पुरुष के साथ कुछ भी हो जाए तो पुरुष तो मर्द को दर्द नहीं होता? मर्द को दर्द होता, मर्द के आंसू भी बहते हैं, लेकिन उसको नपुंसक की संज्ञा दे दी जाएगी, पर वो अंदर से करा रहा है, उसकी दुर्दशा हो रही है। और नारी अधिकारों के लिए इतने संगठन काम कर रहे हैं, पुरुष अधिकारों के लिए हम बात भी कर रहे हैं तो हंसी के पात्र बन जाते हैं। कहाँ का न्याय? हम सभ्य समाज में रहते हैं कि एक सवाल मैं खड़ा करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है समानता की बात की जा रही है कि जिस दृष्टिकोण से महिलाओं को देखा जा रहा है, उसी दृष्टिकोण से पुरुषों को भी देखा जाना चाहिए। क्या आपकी शिकायत थी भाई साहब, और आप क्या लेकर पहुँचे थे? और सबसे बड़ी बात, अब तक क्या कुछ निराकरण निकल पाया है आपका, या फिर क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मैं IBC 24 को धन्यवाद देता हूँ कि जिसने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया। और मेरा नाम प्रद्युम्न जैन है। और जहाँ तक सवाल है पुरुषों का, महिलाओं की समानता का, महिलाओं को हमें सम्मान देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वही सम्मान यदि पुरुषों का हनन करे, पुरुषों का दुरुपयोग करे, और जरा सी बात में अगर महिला थाने पहुंचती है या कोर्ट पहुंचती है या SP DSP ऑफिस पहुंचती है तो पुरुष को परिवार सहित, यहाँ तक कि इतना तक सुनने में, अखबारों में पढ़ने में आया कि छोटे छोटे दूध पीते बच्चों तक को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या? और पुरुष अगर वहाँ पर पहुँचता है, किसी भी प्रकार की शिकायत लेकर के पहुँचता है पत्नी के अगेंस्ट में, तो वहाँ पर पुलिस वाले भी उसको भगा देते हैं कि भैया तेरे महिला के अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते, हाँ महिला आएगी तो तेरे को जरूर उठा के बंद कर देंगे। तो मैं चाहता हूँ, मेरी केंद्र से मेरी मांग है कि एक ऐसा पुरुष आयोग भी बने जिसमें पुरुषों की तुरंत सुनवाई हो और तुरंत महिलाओं के अत्याचारों के अगेंस्ट कार्रवाई हो। अभी ये संस्था से आप जुड़े हैं, इस संस्था का काम किस तरीके से देखते हैं, क्या समझते हैं इस संस्था के बारे में, और जिस तरीके की तमाम घटनाएं सामने निकल कर आती है उसमें बतौर एक महिला आप क्या सोचते हैं? ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। एक ऐसी संस्था जिसकी अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पहले जो कानून बने थे महिलाओं के फेवर में इसलिए बने थे क्योंकि वाकई में जुल्म होते थे, दहेज प्रताड़ना के केस ज़्यादा होते थे। लेकिन अब ऐसे कोई दहेज की डिमांड नहीं होती है, ना ही कोई घरेलू हिंसा होती है। अब उल्टा हो गया है, अब महिलाएं बिना वजह खुद पैसा ऐंठने की लालच में बिना वजह लड़के वालों पे तुरंत, कितने ही केस देखे हैं जहां शादी के 8 दिन 1 महीना हुआ तुरंत केस लगा दिया। 1 महीने में तो ऐसा कोई जुल्म नहीं हो जाता है कि तुरंत आप इतने बड़े 498 एंड ऑल सब लगा देते हो। तो एकदम झूठे आरोप है और संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, एक आखिरी कमेंट आपसे लूँगा, क्या आप लोग जब इस संस्था से जुड़े हैं किस तरीके से देख रहे हैं संस्था का काम, और कितने लोग अभी तक आते हैं शहर भर की अगर बात कर ली जाए, या फिर आप अपना कुछ खुद का कुछ कहना चाहें तो? जी, संस्था तो काफ़ी अच्छा काम कर रही है और काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। इवन हम लोगों ने अभी वेबसाइट भी लॉन्च की है जितने भी पुरुष प्रताड़ित है उसके लिए। और हम सभी यही चाहते हैं जितने भी कानून जो बने हुए हैं जिसका मिसयूज़ हो रहा है, कानून बने वो काफ़ी अच्छी बात है। जो वाकई में प्रताड़ित है उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है,
लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसा होता है कि पुलिस ना ही जांच करती है, ना ही कोर्ट में कुछ होता है। मेरा खुद का केस है, हमारी ना ही काउंसलिंग करवाई गई है, ना ही कुछ करवाया। डायरेक्ट पुलिस ने, वाइफ गई थी शादी का बहाना बोलकर अपने भाई की शादी में, करीब 17 महीने बाद पुलिस ने कार्रवाई करी है और हमको सूचना तक नहीं दी है, ना ही हमको कुछ नोटिस दिया, ना ही कुछ। सिर्फ हमको कायमी हो गई, मतलब FIR हो गई, उसके बाद हमें सूचित किया गया है। उसके बाद 4 साल से केस चल रहे हैं, 3 साल से। लेकिन मैं जाता हूँ, वाइफ आती नहीं, किसी भी हेयरिंग पर नहीं आती, बस उसका लॉयर आता है, लॉयर भी बस पेंडिंग कर रहे हैं। सिर्फ एक इनका पैसे ऐंठने का तरीका होता है, वो मुझसे 80,000 पर मंथ का मेंटेनेंस मांग रही थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि नेहा वर्सेस रजनीश में अपनी इनकम और एसेट डिटेल देना होता है। आज तक के मेरी वाइफ ने अपनी सैलरी डिक्लेयर की है उसने, पर उसके सपोर्ट में आज तक के सैलरी स्लिप नहीं दी है। कई बार हमने 91 में बुलाया है कोर्ट के थ्रू, वो ऑर्डर भी फॉलो नहीं करी। कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि अपनी सैलरी स्लिप दीजिए, बट उनका कोई वो देना नहीं है, आज तक के नहीं दिया है। इवन उनके वकील भी यही सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम काफ़ी प्रताड़ित हैं और मतलब सरकार को ये समझना चाहिए, नियम बदले हैं, जो अभी IPC CRPC ये काफ़ी बदल चुके हैं, लेकिन इसमें भी जहाँ तक मुझे पता चला है, प्रताड़ित के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी कार्रवाई करे। इवन मैंने एक सूचना दी थी पुलिस में कि ये मेरी वाइफ धमकाती है और केस के लिए बोलती है, काफ़ी डराती धमकाती, चूँकि राजनीतिक बैकग्राउंड से उसका भाई पुलिस में है। तो इनका इस तरीके से ऐसा परिवार है, हर जगह पैसे मांग रहे हैं, पैसे सरकारी योजनाओं में एलिजिबल नहीं है, फिर भी वो पैसे ले रहे हैं। तो इस तरीके के लालची परिवार कई हैं काफ़ी देश में, और हम प्रताड़ित हैं। बिना दहेज की शादी हुई है और वो 50 लाख की डिमांड कर चुकी है कोर्ट में, तो सीधा हिसाब है कि पैसे चाहिए रिश्ता तोड़ने के लिए। ये तमाम वे लोग हैं जिनसे आज आपको हमने मुखातिब करवाया है। पर्दे की पीछे की कहानी कुछ और है और आगे कुछ और है। ये तमाम वे पुरुष हैं जो अपने चेहरों पर मुस्कान लेके घूमते हैं, लेकिन उस चेहरे के पीछे का दर्द क्या है वो आज आपको हमने अपने इस खास शो के माध्यम से बताया है। तो कहीं ना कहीं परेशानियां हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि तकरीबन 2 लाख के आसपास लोग जो सिर्फ मानसिक प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के जो केस लगाए जाते हैं उसके कारण आत्महत्या कर लेते हैं। आप लोग ये शो को देखकर क्या सोचते हैं इस बारे में? जितने लोगों की आपने राय सुनी उनके लिए आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर कोई भी व्यक्ति जो इस तरीके की परेशानी से प्रताड़ित है तो इस संस्था पौरुष से वो संपर्क कर सकता है। दशोरी जी इसके अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत कर सकता है और वो एक समाधान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर।